डिस्प्यूट चल रहा है, आपकी ज़मीन कहाँ पे है, इमूवेबल है या नहीं, तो वो कहाँ पे है, किसी और गुजरांवाला में है, तो सूद कहाँ पे होगा? अच्छा, आगे आ जाता है जी सेक्शन 17। सूद फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विदिन द जुरिसडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स, यानी दो डिफरेंट कोर्ट्स, एक कोर्ट कहाँ पे है, फैसलाबाद में है, एक लाहौर। आपकी प्रॉपर्टी जो है दोनों के दरमियान में आती है। अब आप क्या करेंगे कि प्लेटिव की मर्जी पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी अदालत में जाए, लेकिन अगर आप उस रकबे को पहले आप जांच लेंगे कि वो जो मेरा घर है या मेरी कोई ज़मीन, उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा जिस साइड में ज़्यादा आ रहा है उस साइड पे, तो वो वाली जो कोर्ट जो है ना, वहाँ पर आप ये दावा कर सकते हैं। और आ जाता है जी सेक्शन 18। एक ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है जो आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, कौन सी अदालत जो है ये मेरा केस सुन। आपको उस एरिया में ज़मीन तो है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पे है, अनसर्टन गैर यकीनी से। उस सूरत में क्या होगा, वहाँ पर आप अदालत को, किसी भी अदालत को जो आप समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फैसलाबाद में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, तो ज़मीन जो है ना उनके दरमियान कहीं पे है, तो आपने अदालत में बड़ी बात बतानी हो कि किस वजह से ये जो है ना मैं केस आपकी अदालत में इसको करता हूं। तो अगर उस पर आप एक कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है, आपका जो डिफेंडेंट है, जनाब ये जो मकान है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसकी जो रिस्ट्रिक्शन में आती ही नहीं है, तो उसमें कोई एविडेंस पेश कर, तो फिर वो अदालत उसमें सोचेगा। लेकिन वो तो बात की बात है ना, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, प्लेस ऑफ ज़मीन जहाँ पे अनसर्टन हो, तो वहाँ पर कुछ कहते हैं कि आपने वजूहात बतानी, इतना भी ये जो वजह है, ये जो पटवार खाना है, ये पहले यहाँ पे था, हमारी ज़मीन यहाँ पे नहीं, इसलिए जैसे यहाँ पे लेके जी। सेक्शन 19 क्या कहता है, सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स, जहाँ कहीं जो रॉन्ग हुआ है वो किसी शख्स के साथ हुआ है या उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो शख्स कहाँ पे केस कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वो जहाँ का रहायशी हो, फॉर एग्जाम्पल वो पेशावर में रहता है, उसकी वायलेशन हुई है लाहौर, तो वो पेशावर में भी केस कर सकता है और लाहौर में भी केस कर सकता है। इसी तरह आगे आ जाता है कि 20 अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, ये वही सीक्वेंस चला आ रहा है कि वो दो अदालतें हैं तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, या आपका पोर्शन उधर है, आपका अनसर्टन है, ये सारे वो सेक्शन छोटे 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 जो है ना उसने चीज़ें बताई हुई हैं। ये डेफिनेशन आपने जाके देखनी है ये सारी, क्योंकि मैं उसका प्रॉपर तो आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ जस्ट आपको एक वे बता रहा हूँ कि इस तरह जो है ना आप समझ लेंगे, लेकिन मैंने बात वही आपकी कि रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, फिर आपको ये याद हो जाए, या तो वो जिस तरह का आपके साथ पेयर एक्ट पड़ा है उस तरह के निकले हैं उस पर रिपीट करेंगे, तो फिर जो है ना आप ये निकल सकेंगे। ठीक हो गया जी, आगे सेक्शन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन 20 ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है तो उसकी हाइट हो जाए, एक उसका परमानेंट एड्रेस है और दूसरा उसका टेम्परेरी एड्रेस है, तो वो कहाँ पे केस कर सकता है, दोनों जगह पे केस कर सकता है। ये 20 सेक्शन। अच्छा जी 40 सेक्शन 47 सेक्शन है, इसमें उसने लफ्ज़ बताया है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन आसान अल्फाज में इसका समझाता हूँ कि आपने एक केस जीत लिया या हार लिया, तो एक केस चला अदालत में साल 2 साल 6 माह, वो केस आपके हक में हो गया, ठीक है। अब ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई किसने किया था जनाब, तो फैमिली कोर्ट में केस, ठीक है, केस इसने जीत लिया। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर वो जो आपका डिफेंडेंट है, वो जिसने आपके पैसे देने वो पैसे आपके दे नहीं रहा, ठीक है, या जो किसी फीमेल ने कोई जहेज का सामान, किसी कोई अपना कोई कंप्लेंट की कि मेरे एक जहेज का
वापस किया जाए, डिवोर्स में लेना चाहते हैं, तो वो क्या होगा कि वो दे नहीं रहे आपको ना। जीत आप गए हैं, केस आप जीत गए, किसी ने आपके 5 लाख रुपये देखे, वो आप केस जीत गए, वो बंदा अभी आपके पैसे नहीं ले रहा, तो आप क्या करेंगे, इस पे एक नया केस करने की जरूरत नहीं होती। उसी अदालत में एक एप्लीकेशन देंगे, सॉरी, ये एग्जीक्यूट मतलब अमल दरामद। अमल दरामद करने के लिए आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव कोर्ट, यानी ये वही कोर्ट होगी जिसमें आपका ये फाइनल आपका डिसीजन होता है, ठीक है। उसी कोर्ट में ये आप जो है ना, ये एप्लीकेशन लेके देंगे कि जनाब इस ये जो मैंने केस जीता है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ठीक है। अब एग्जीक्यूट का मतलब समझ लग गई कि आपने केस जीत लिया, उसके बाद वो बंदा आप अभी भी पैसे नहीं दे रहा है, जो भी केस का रिजल्ट है वो अभी सामने नहीं आ रहा, तो उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, यानी कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो फर्दर आगे चल के और भी होता है कि पैसे करवाने के क्या तरीके का है, अगर वो बंदा फिर भी आपके पैसे नहीं लेता तो फिर उसके वारंट कोर्ट जारी कर सकती है। वो एक लफ्ज़ बैनर हमारा चलता है, वो एक पुलिस वाले का नाम हम कहते हैं कि बैनर। कई जब आप कोर्ट में ये केसेस वगैरह करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है कि बैनर, या एग्जीक्यूटिव डिग्री क्या होती है। कई दफ़ा वो आपको आपके सीनियर कहेंगे कि जाओ जी एग्जीक्यूशन करो उसके केस की, पहले तो समझ नहीं आती, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हाँ ठीक है एग्जीक्यूशन डिग्री या ये काम मुझे वो सीनियर ने दिया, तो ये वो है कि हम केस जीत चुके हैं, तो अब वो उस पर अमल दरामद हमने करवाना है, ठीक है। तो वो अमल दरामद कराने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। ये है सेक्शन 47। इसको डिटेल से आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये वो सिलेबस है जिसमें से आपके 10 नंबर आने आते हैं सेक्शन में ना, ये सिलेबस आपके पास है, ये वो भी मिला हुआ है कौन कौन से सेक्शन है। इसमें से मैंने आपको बताया था कि पहले जो दो पहले दूसरे डेफिनेशन में से एक आपका लाजमी क्वेश्चन आता है, पहले या दूसरा सेक्शन, वो आपके 3 क्वेश्चन होंगे। फिर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे इनमें से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन लाजमी आना होता है। अगर आप इसको सारे को तैयार कर लेंगे ना, ये वाले जो आदमी बताएंगे, इसमें से आपकी मुझे उम्मीद है कि 10 में से 10 में नहीं आती, 9 नंबर दूंगा, तो इसी को आप रिपीट कर लें। ये कोई इस तरह नहीं है कि ये कोई बेसलेस गया है ये वाला लेक्चर, ये इसको रिपीट आप करेंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि यार ये उसी में से आया था जो हमारा सिलेबस जो सारे पढ़ाया, क्योंकि अब तो ये खत्म होने वाला है, सिर्फ आप समझ लें। अब ये 75 सेक्शन हमारा क्या कहते हैं, ये कमीशन के बारे में। कमीशन क्या होती है, एक तो कमीशन वो होती है जी, वो प्रॉपर्टी का कमीशन है। ये कमीशन हमारी अदालत इशू करती है किसी एडवोकेट को। अब आप लोग अब इस फील्ड में जब नए नए आते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि फील्ड बनने के बाद हम करेंगे क्या, किस तरह अर्निंग करेंगे। अर्निंग के मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे बेस हैं। जिस तरह एक डॉक्टर जब MBBS कर लेता है ना, वो डॉक्टर बनने के बाद सोचता है वो हो ये तो इसमें बड़ी फील्ड आ गई, ये तो मैं इसमें स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, आई स्पेशलिस्ट बनूँ या मैं सर्जन बनूँ, क्या करूँ। इसी तरह जब आप लॉ कर लेते हैं, तो जब आप आगे फील्ड में जाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि यार ये क्रिमिनल केसेस जो हैं ये बिल्कुल रहते हैं, ये टैक्स का काम होगा, तो ये तो अगर मैं टैक्स का करूँगा तो फिर मैं ये केसेस कैसे करूँगा। इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। कोई केस अगर आप करते हैं कि मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे क्रिमिनल केस करने हैं, उसमें बड़ा पैसा भी है और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन कई लोग डर भी जाते हैं, यार इसमें जान का भी खतरा है, तो रहने दें, सिविल ठीक है। सिविल जो है ना, ये तो मेन चीज़ है, ये तो ठंडे केसेस हैं, ये आप कर दें उसके बाद बैठ जाए जनाब, नोटिस होते रहेंगे, केस चलते रहेंगे। क्रिमिनल थोड़ा सा फास्ट होता है, उसमें ये है कि वो आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा, 8 बजे आपको अदालत में आना है, ठीक है। ये जो सिविल केसेस है ना, इसमें टाइम की लिमिट नहीं होती, तो आप सुबह 10 बजे आके 11 बजे आके किसी वक्त जाइए अदालत में जाके अपना केस करवाएं। क्रिमिनल केस में ये होगा कि जब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जाएंगे, तो ज़ाहिर उधर मुजरिम पकड़ा गया होता है, वो मजिस्ट्रेट ने उसको पेश करना होता है 24 घंटे, तो वो क्या होगा कि वो सुबह आपको जो भी अदालत का टाइम है ना, फर्स्ट टाइम आपको वहाँ पहुँचना होगा, 8 बजे टाइम है तो 8 बजे 9 बजे का टाइम। अगर आप 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, तो आपका केस आप केस हार जाते हैं, या तो आपके क्लाइंट की बेल हो जाएगी तो या खारिज हो जाएगी। अगर आप जाएंगे तो बेल होगी, अगर आप नहीं गए तो खारिज होगी, वो अरेस्ट होगा। इसलिए ये फील्ड आपने चूज करनी है। अब कमीशन में बता रहा था, कमीशन ये होता है कि ये भी वकाला की अर्निंग का एक इन्होंने रखा हुआ है कि इसमें 4 नंबर 1 एग्जामिन द विटनेस। हमने किसी की कोई अदालत आपका केस चल रहा है, तो इसमें ज़ाहिर गवाह भी आते हैं, एक स्टेज आती है कि एविडेंस होती है, गवाह लेते हैं। तो
कुछ गवाह ऐसे होते हैं कि एक औरत है वो पता करती है कि मैंने घर से जाना है, एक बुजुर्ग है वो बीमार है, तो उनकी एविडेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए। अगर वो उसकी एविडेंस ना लेंगे तो हम केस को खास करें, तो उससे क्या होगा कि वकील रिक्वेस्ट कर सकता है जज को कि सर कमीशन अपॉइंट कर दिया जाए, ताकि वो जाके उसकी एविडेंस देख। तो जो अदालत अपॉइंट करता है किसी वकील को जाकर उसकी एविडेंस देख वो होता है कमीशन, वो होता है कमीशन अपॉइंट। ठीक है, इसके पैसे भी मिलते हैं, फर्दर जो भी जज लगा देगा कि कमीशन अपॉइंट हो गया एक साथ, तो इनको जनाब 20,000 कर देंगे, 25,000 कर देंगे, वो अपॉइंट करना होता है जज। एक तो अर्निंग वे है, दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन कमीशन का। 4 इसके पॉइंट हैं। एक तो मैंने बढ़ा दिया कि कोई भी एग्जामिन करना हो किसी विटनेस का, यानी कि कोई एविडेंस है तो उसका एग्जामिन करना है, यानी कि विटनेस को लेके आना है। नंबर 2 लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जज जो है कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। जाएँ आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उसको देख के आएँ कि वो हमें मौजूद भी है कि नहीं, वो बंदा मर तो नहीं गया होगा, या उसकी तो वैल्यू देखते हैं कितनी है, पैसे वगैरह कुछ मामला है, तो वो क्या हो सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जाएगा और आगे वही रिपोर्ट तैयार करके जज साहब को दे देगा ये बंदा तो मर चुका है, ये तो है ही नहीं वहाँ पे, तो वो क्या होगा वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो इस तरह ये जो है ना वो आपका केस जो है वो मजबूत भी बन जाएगा, क्योंकि एविडेंस के ऊपर जो आपका केस चलता है ना ये सिविल डिपेंड करता है एविडेंस। नंबर 3 एग्जामिन करता है किसको, अकाउंट्स को। कोई फर्म है जिसका कोई फाइनेंशियल मसला चल रहा है, जिसने कोई अरबों खरबों के पैसे को केस हो गया हो, तो उसके लिए भी कमीशन पॉइंट लिया जा सकता है कि जाके देखेंगे कि उनके जो मामला हैं वो सही हैं, उनका रेवेन्यू कितना है, वो सारे रिपोर्ट लेके आए और हमें बताएंगे उनके पास कितने पैसे हैं, कितने पेंडिंग है, सारा जो उनका फाइनेंशियल मसला होता है वो उसका एग्जामिन करना होता है। नंबर 4 आमतौर पर ये बात ज़्यादा आते हैं जिसमें आप कमीशन अपॉइंट पार्टीशन। एक घर का सुना फौत हो जाता है, उसका एक मकान है, तो बच्चे उसके 4 हैं। अब क्या होगा, पहले वो उसकी विरासत होगी। इसमें 2 अलग अलग केस होते हैं, एक विरासत एक तकसीम। अगर कोई आपसे कहे कि मैंने वो वाला सा फौत होगी तो मैंने अब जो है ना उसकी करवानी है विरासत, तो उसको ये बताना होता है कि विरासत वो आपकी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ अनदर केस होगा जिसमें आपकी तकसीम भी होगी। विरासत में आ जाएगा जी ये 4 बहन भाई वारस है, ठीक है। अब अगर वो कहते हैं जी इसमें हम तकसीम भी करना चाहते हैं इस मकान की, तो वो ज़्यादा से केस होगा जिसमें वो उसका पार्टीशन कर देंगे। अब एक मकान है 10 मरले का, तो उसकी पार्टीशन जब करनी होगी तो एक भाई कह रहा है जी मैंने ये मकान नहीं बेचा, मेरा हिस्सा थोड़ा दे दें, मैं कि तुम्हें वापस ले लेता है। अब वो केस चलता है, आगे जाता है केस, तो क्या होता है कि जज जो है उस पर एक कमीशन पॉइंट करते हैं कि जाओ देख के आओ, उसकी पूरी पे मैच करके 10 मरले का मकान है, उसकी पार्टीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसका हदूद का बयान करो, किस जगह पे वाक़ है, उसकी वैल्यू बताओ कितने का मकान, तो वो फिर एक रिपोर्ट मदद करेगा और जज साहब को ला देगा, ठीक है। ये उसमें भी चार्जेस वगैरह आपको मिलते हैं, ठीक है। ये होगा कमीशन। पार्टीशन बहुत ज़्यादा इसका आसान होता है, ठीक है। ये 4 इसके हैं, ये याद कर लें, इसमें एक पैसे लाजमी है। कमीशन का मैंने पढ़ा है, इसके 4 यूज़ है, इसमें से कुछ भी कमीशन किसको पॉइंट पूछता है, कैसे पॉइंट वो आपने देखे ना क्वेश्चन जिसका आपसे पूछे गए तो कमीशन के बारे में आपने पूछे। आगे आ जाता है सेक्शन 96। अपील क्या होती है? केस चला, आप केस हार गए, तो अब आप क्या करेंगे, एक उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, ये आपने भी पढ़ा था केस एक हो गया, आप केस नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं अपील कर सकते हैं। तो अपील जो है ये हर केस को बनाया जा सकता है। कोई भी केस आप हार गए किसी भी किस्म के केस, तो आप अपील दायर कर सकते हैं। मासवाए कि आपने वो कंसेंट कर लिया आपस में, यानी कि एक ऐसा केस जिसमें आप 20-40 डिफेंडेंट दोनों एग्री हो गए, तो सर हमारी सुलह हुई, आ जाती है ना चीज़ें, सेटलमेंट कर आउट ऑफ की कोर्ट भी अगर हो जाती है ना, तो आपको वो कोर्ट को बताना, एक एफिडेविट देके तो वो आपको कोर्ट को बताना, सुनाओ केस को ख़त्म भी करवाना है, तो वो कोर्ट के जरिए ही होगा। ये जो केस चल रहा है तो आपने बाहर से सुलह कर ली है, तो वो केस क्या होगा, वो आपका वो जज वो आपकी गैर क्या कहते हैं उसको, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज अगर आप केस पे पेश नहीं होते
इस केस में मैं नहीं गया, वो केस उड़ा के लगते हैं। हाँ नॉर्मल सिटी को सेट साइड और चीज़ है, ये एक्स पार्टी भी और चीज़ है, एक्स पार्टी के ऊपर भी हो सकती है। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि मैंने ये केस कर दिया, तो जो दूसरी पार्टी है ना वो पार्टी आई भी, नोटिस भी किए, अखबार स्टार भी कर दिया, उसके बाद वो दूसरी पार्टी आई, तो जैसा आपसे हम बार बार ट्रैक करते रहे, वो आया ही नहीं है बंदा, हमने अखबार स्टार भी करवा दिया, नोटिस भी करवा दिया, उसके बाद भी करवा दिया, तो सर इसको क्या करें कि मैं बंद करें, तो इसको ना एक्स पार्टी कर, ठीक। तो ये एक्स पार्टी हो जाएगा ना, अगर वो दूसरी पार्टी देखती है कि ये मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हो गया, उसको पता ही नहीं था पहले केस का, बाद उसको पता चला, तो वो क्या करेगा, आपको अपील पे जा सकता है। अपील जो है ये हर केस पे की जा सकती है, ठीक है। अगर एक्स पार्टी केस है उसमें भी हो जाएगी, हाँ नहीं होती तो किस में नहीं होती, कि कोई कंसेंट आ जाती है जिसमें उस पर ये अपील नहीं हो सकती। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वो मैं देखता हूँ आपको। लेकिन आमतौर पे होता है वो फिर कई केसेस में ना वो कहते हैं कि पहले आप ज्वाइन करें, सेशन पे हो सकती है, तुम्हारे पास नहीं आती, नहीं, बाजू का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, पैकिंग में जुरिस्डिक्शन है। वो तो फिर जाहिर है वो जस्टिस नहीं होगी तो वो तो हाई कोर्ट में जाना है, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये इधर ही होती है। अच्छा जी, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। अच्छा, अपील जो है वो किस पे की जा सकती है, हर डिग्री पर अपील की जा सकती है, लेकिन हर ऑर्डर पर अपील नहीं की जा सकती। कौन कौन से ऑर्डर पर अपील कर, क्योंकि ऑर्डर मैंने बताया था आपको, शुरू में बताया था, मैंने डेफिनेशन तो बताई थी। ऑर्डर क्या होता है कि आपने एक केस लिया, तो जैसा आपके पास वो केस है, तो जैसा क्या करते हैं कि वो केस को उन्होंने पढ़ा देखा, उन्होंने क्या किया, दूसरी पार्टी को नोटिस किए, तो उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट लिख दी कि ये जनाब दूसरी पार्टी में नोटिस करा, इसको नेक्स्ट डेट पे बुलाया। अब वो जो रिटन स्टेटमेंट लिखी है जज साहब ने, वो हो गया, उसके ऊपर वो अपने साइन भी करेंगे और उस पर अपनी मोहर भी लगाएंगे, वो एक पेज का हो गया, ये हो गया। दूसरे पेज दूसरी आ गई कि 15 दिन बाद वो फिर तारीख आ गई, डेट आ गई, नेक्स्ट हेयरिंग आ गई, वो फिर उन्होंने सुना, वो फिर लिख देंगे कि जनाब इस डेट पे एविडेंस लेके आए, ठीक है। वो दूसरा ऑर्डर हो गया। इस तरह के ऑर्डर जो है ये केस आपको चलता जाएगा, तो ऑर्डर आपके बेशुमार होते हैं। तो ये 100 से ऊपर में अगर ऑर्डर चले जाते हैं तो 100 से ऊपर मिले तो नहीं हो सकते। तो इसलिए जो डिग्री है वो तो एक ही है, वो तो आप केस जीता या हारा तो उसके ऊपर आप अपील करनी चाहिए। अब वो जब एवरी ऑर्डर के ऊपर आप जाएंगे तो वो तो छोटे छोटे बेशुमार उन्होंने ऑर्डर किए होंगे, तो उसके ऊपर अपील नहीं हो सकती। इन दो चीज़ों पर अपील हो सकती है, इन ऑर्डर के कि या तो आपको उन्होंने को किसी ने जज ने फाइन कर दिया ये 10 लाख रुपए जुर्माना, या किसी को अरेस्ट कर लिया किसी केस में, या डिटेन कर लिया, इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। ये सेक्शन मुझे इसको याद नहीं कौन से 95 है 47 है शायद, ये आप देख लीजिए, ठीक है। इतना याद रखिए, अपील जो है हर डिग्री में होती है, हर अपील नहीं की जा सकती। रिवीजन क्या होता है और रिवीजन कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। रिवीजन मिसाल के तौर पर एक ऐसा डिग्री पास हो गया है, वो केस ऐसा आ गया है कि जिसके ऊपर अपील नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब आपको बताया कंसेंट अपनी मर्जी से कर लिया, तो उस पर अपील जाने की जरूरत है। अब डिफेंडेंट ज्यादा है, एक से ज्यादा, 3-4 डिफेंडेंट थे, 2-3 प्लेंट, उनमें से क्या होता है, एक बंदा बाद में उसको महसूस होता है कि यार ये कंसेंट तो कर दिया, तो ये आगे फर्दर कुछ करना चाहिए, तो क्या होगा कि वो रिवीजन में जा सकते हैं, अपील में नहीं जा सकते। रिवीजन में जाएंगे तो कहाँ पे अप्लाई होगा, ज़ाहिर अपनी सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे, या तो ये हाई कोर्ट में होगा या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। अब ये याद रखना है कि रिवीजन जो है ये एक ही कोर्ट में की जा सकती है, या तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाएं। अगर वहाँ से आप ये केस हार जाते हैं तो ये एक ही दफ़ा करके, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं मैं दूसरी दफ़ा लोअर कोर्ट से ऊपर चला जाऊँगा, तो ये इस तरह नहीं होता, एक ही दफ़ा करता, ठीक है। डिवीजन सेम कोर्ट में नहीं हो सकती। सेम कोर्ट में एक तो इसकी बेस ये है कि आप कह सकते हैं कि ये जो अदालत थी इसके पास इख्तियार ही नहीं,
ये केस हमारी जुरिस्डिक्शन में आपका कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं। इसका मैंने जुरिस्डिक्शन आपको बताया था ना, इख्तियार। एक तो ये केस हो सकती है तो जनाब, ये एक सिविल जज थे 3 क्लास के, तो पैसे थे 10 लाख रुपया, तो इनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी मेरा केस सुनने की। इनके पास जुरिस्डिक्शन है कि ये 5 लाख तक मेरा केस सुन सकते, तो इन्होंने जनाब ऑर्डर कर दिया कि उन्होंने मेरा 10 लाख वाला केस हमसे उसको डिक्लेयर कर दिया, फाइनली कर दिया। तो इस सूरत में रिवीजन में आ जाता है। टाइम पीरियड होता है 90 डेज। इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ ये जब आपका फाइनली हो जाएगा ना, इंटरिम के खिलाफ ही होगी ना। ऑर्डर जब फाइनल हो जाए तो फिर उसके खिलाफ अपील करते हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड है इसका 90 डेज। हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी किसमें 6 माह के अंदर, लेकिन आज तक हुआ नहीं ऐसे। करना तो इसको चाहिए 6 माह में, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको किया नहीं, आज तक देखा नहीं। अच्छा जी, एक तो मैंने आपको बता दिया था जुरिस्डिक्शन, दूसरा था कि जो इस्तेमाल इन्होंने करना चाहिए था अपना राइट जुरिस्डिक्शन को, जो इस्तेमाल करना था वो इन्होंने नहीं किया, यानी दूसरी पार्टी को सुना। ये आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे हमें तो सुना ही नहीं गया, हम टीवी में देखा हुआ टेलीविजन में भी अक्सर होता है। अच्छा जी, तीसरा ये है इसका कि इसने जो कोर्ट है उसने जो जुरिस्डिक्शन अपनी इस्तेमाल की, यानी उसने इंटरप्रेट इसको गलत कर दिया। ये काम कोई और करना था लेकिन उन्होंने किया कुछ और। बुक में ज़रा डिटेल से लिखा हुआ है, मैंने वो पॉइंट्स सिर्फ इसमें से लिए हैं तो आपको जरूर, बाकी अब डिटेल पढ़ेंगे ना तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ जो क्वेश्चन आपको आने हैं ना, इसमें मैं सिर्फ उस हवाले से आपको पॉइंट्स मैंने निकाले थे ताकि आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स की समझ आए। क्वेश्चन तो वो हेर फेर करके आपसे पूछेगा कि दूसरी थी या नहीं थी, वो किससे पूछ सकता है, ऐसे कितने पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वो आएगा। 3-4 चीज़ें हैं, ये आपने इसकी करूँगी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी रह गया लास्ट जी, इसमें क्या चीज़ आ जाती है बताइए भाई। और अपनी और सवाल करके इस सेक्शन को कर सकते हैं। स्टैट्यूट में दिए हैं सिविल कोड के। कहीं पे कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे कोर्ट हमारी फंस जाती है, उसने इंसाफ भी करना होता है, लेकिन हमारे कोई ऐसी प्रोविजन नहीं मिलती उसको, कोई जजमेंट नहीं मिलती कि वो उसमें देश को फैसला, लेकिन वो जज को पता है कि ये जो है ना, ये बंदा राइट पे है, इसके हाथ में या इस के हाथ में ये फैसला होना चाहिए। तो उस वक्त कोर्ट जो है वो अपना इस्तेमाल कर सकती है इख्तियार सिर्फ हक देने के लिए, और वो भी एक लिमिट के अंदर रहते हुए, कोई खराबी ना आ जाए, कोई ऐसी दफा नहीं लग जाए कि जिसमें कोई ऑब्जेक्शन लगे, ठीक है। ऐसे कोर्ट में जो है ना, ऐसी सूरत में इनहेरिटेंट पावर इस्तेमाल कर सकती है। तो बाकी शुरू में मैंने 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट तो पढ़ाई थी स्टूडेंट्स को। एक तो था क्वेश्चन में 2 और 3 का जिक्र बता के आपको जो है ना ज़रा समझ आ जाए। CPC स्टैंड फॉर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, आपने कहा सिविल प्रोसीजर, क्वेश्चन इसी तरह ही आएगा कि CPC स्टैंड फॉर सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इन दोनों में से कौन सा सही हो गया? दिस वन। अब 3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ना यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कर लेते हैं गलती। क्वेश्चन ये आया था कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इनमें से कौन सा सही? सेकंड, फर्स्ट, दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 92 फर्स्ट हो गया। ये छोटी छोटी जो है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे, जिस तरह जो किताब के अंदर मेंशन होगा ना, ये पकड़ा होता है किसी ने मुझसे। तो एक चीज़ ये होगी, और दूसरा क्या था, अब CPC में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो इसमें सेक्शन आ जाते हैं, दूसरा आ गया ऑर्डर, तीसरा आ गया रूल्स। अब वो क्वेश्चन करता है आपसे कि CPC इंक्लूड
डैश, नीचे ये सारी चीजें दे देता है, सेक्शन, ऑर्डर, रूल्स, या नीचे दे देता जी नंबर 2 पे ऑर्डर, नंबर 3 पे रूल। तो इसमें कौन सा सही होगा? फिर देख लें ऑर्डर, एक क्वेश्चन आदमी आए जी, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये लाजमी है। ये पीछे मैं रिपीट देखा था, वो 3-4 साल से रिपीट हो, और फिर भी बच्चे गलती कर जाते हैं। जो चीज़ सिविल कोड में तो है, सिविल जो सी की बुक है ना, उसमें ऑर्डर भी है, उसमें रूल भी है, उसमें सारा तीनों चीज़ें सेक्शन की। लेकिन जब आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे ना, डेफिनेशन लिखी होगी CPC इंक्लूड रूल्स, ये इसका सही आंसर है। ठीक हो गया? सब इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग की नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कौन सा कंप्यूटर का ग्राफ होता है ऐसी कंप्यूटर इसमें? लोग आपको हाँ, इसमें कंप्यूटर नहीं होती। अच्छा, नए जो बच्चे आए हैं ना, उनको मैं बता दूंगा अपना इंट्रोडक्शन। आसिफ, एम आसिफ जावेद, ठीक है, ये नेम है जी मेरा, ठीक है। जब आपका टेस्ट होगा जाता है। हाँ, अभी तक तो हमने एक पोर्शन कर लिया जिसमें 10 मार्क्स का जो आना था हमारा,